हेलो एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, उस चीज की बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा किसी भी केमिकल फॉर्मूला के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं एलिमेंट्स के, उनका एग्जैक्ट जो नंबर होता है उस चीज को बताता है कौन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देन जो तुम्हारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला था, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था कि तुम्हारे पास उस केमिकल कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का जो सिंपलेस्ट रेशियो है, क्या उन एलिमेंट्स का जो सिंपलेस्ट रेशियो था उसको हम बोलते हैं, वो जो फॉर्मूला बनता है उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। बराबर है कि नहीं? देन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसके मास को हमने बोला था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, और जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है उसके मास को हमने बोला था एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है। देन हम लोगों ने एक और चीज देखी थी कि मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, और n यहां पर क्या था? एक इंटीजर, और उस इंटीजर को हम कैसे निकालते हैं? वो इंटीजर हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। उनका जो रेशियो आता है वो तुम्हारे पास बताता है n का वैल्यू। बराबर है कि नहीं? और उस n को अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। तो ये तो तुम्हारे पास बेसिक हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर किया था। अब हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, कैसे डिटरमाइन करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला को। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, EF। एम्पेरिकल फॉर्मूला को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं इस चीज के बारे में। तो बेटा देखो, जैसे हम लोगों ने इससे पहले जो कंसेप्ट पढ़ा था परसेंटेज कंपोजिशन का, उसमें हमने क्या किया था? जैसे कि मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उसके अंदर हमने कैल्शियम का परसेंटेज कैसे निकाला था? कैल्शियम का कितना मास है अपॉन टोटल मास, जो कि CaCO3 का 100 होता है इंटू 100, ऐसे हम लोगों ने परसेंटेज निकाला था 40%। बराबर है? तो यहां पर क्या है, उसका जस्ट थोड़ा सा उल्टा है। क्या करना है? यहां पर हमको डायरेक्टली कई बार परसेंटेज दिए जाते हैं, एलिमेंट्स के परसेंटेज दिए रहेंगे, या फिर उनका मास दिया रहेगा, किस मास रेशियो में प्रेजेंट है एलिमेंट्स, या फिर उनके मास का, या फिर उनके मोल्स का रेशियो। ये सब चीजें हम लोग को यहां पर दी जाती है। ठीक है। तो उनकी हेल्प से हम लोग कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखिए। तो सबसे पहले देखो, इसका जो तुम्हारे पास जो सिंपलेस्ट तरीका है निकालने का, क्या करोगे? हमेशा एक टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले लिखोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे? जो जो एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट को लिखोगे। देन तुम्हारे पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, बराबर है? क्या लिखोगे फिर? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। यहां पर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के साथ हो सकता है हमको यहां पर मास दे दिया जाए, या फिर वेट परसेंटेज भी दिया जा सकता है। ठीक है। ये सब चीजें यहां पर दी जाएंगी। सबसे पहले क्या करोगे? जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको यहां पर एक लाइन में लिखोगे, फिर उनके रेस्पेक्टिव तुम्हारे परसेंटेज जो भी दिया है, अगर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है तो उसको लिखोगे, या फिर मास दिया है तो उसको लिखोगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके मोल्स डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं? उनके मोल्स डिटरमाइन करते हैं। कैसे? जो तुम्हारे पास यहां पर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दिया है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। जो तुम्हारे पास एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करके यहां पे जो थर्ड कॉलम होगा उसके अंदर उसके मोल्स निकालेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? यहां पर जो भी तुम्हारे पास मोल्स आएंगे उनके अंदर जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, जो लोवेस्ट वैल्यू होगा, उससे हम लोग सबके अंदर डिटरमाइन करेंगे और उनका रिलेटिव रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे? इससे अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? उनका रिलेटिव, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या निकालेंगे? उनका रिलेटिव रेशियो निकालेंगे।
बराबर है। कैसे? तुम्हारे पास जो यहां पर मोल्स जो भी आएंगे उनको तुम्हारे पास जो लोवेस्ट मोल्स हैं उनसे डिवाइड करके उसका क्या करेंगे, रिलेटिव रेशियो निकालेंगे। फिर अगर तुम्हारे पास ये जो रेशियो आया, अगर सिंपलेस्ट रेशियो तुम्हारे पास अगर एक दूसरे के साथ इंटीजर में है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो उसको इंटीजर में बनाएंगे और फिर उस जो रेशियो आया है एलिमेंट्स का उनको उन एलिमेंट्स के रेस्पेक्टिव सबस्क्रिप्ट के अंदर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पैटर्न रहेगा इंपेरिकल फॉर्मूले को कैलकुलेट करने का। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कैसे लगाना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है ए केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग या फिर केमिकल कंपाउंड कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या एक केमिकल कंपाउंड है, या फिर यहां पर यह भी लिखा हो सकता है कि हाइड्रोकार्बन, क्या, या फिर हाइड्रोकार्बन कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन is 80%, calculate its empirical formula। क्या है क्वेश्चन? तुम्हारे पास बेटा एक केमिकल कंपाउंड है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है, और जो कार्बन है उसका परसेंटेज दिया है 80%। तुमको इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो ये अभी जो मैंने पैटर्न बताया इसी पैटर्न को फॉलो करना है। सबसे पहले ये बताओ इस जो कंपाउंड है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखोगे, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, उन एलिमेंट्स को यहां पर लिखोगे। उसके बाद यहां पर क्या दिया है, उनका परसेंटेज दिया है। ठीक है, कार्बन का परसेंटेज कितना है, 80%, बराबर है। तो कार्बन के सामने हमने क्या कर दिया, उसका परसेंटेज लिख दिया। हाइड्रोजन का परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो टोटल जो परसेंट होगा वो 100% ही होगा, और दोनों से मिलकर कार्बन और केवल हाइड्रोजन से अगर मिलकर के बन रहा है, और अगर कार्बन का परसेंटेज दिया है तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा, 100 में से कार्बन का परसेंटेज सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो कितना आएगा, 100 में से 80। कार्बन का परसेंटेज अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 20% क्या आ गया तुम्हारे पास, हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लिख लिया। उसके बाद हम लोग करेंगे उनके मोल्स को डिटरमाइन। तो तुम्हारे पास ये इसी को क्या मान के चलना है, सीधे मास के फॉर्म में मान के चलना। तो यहां पर 80 कैसे डिटरमाइन करेंगे, जो भी परसेंटेज दिया है उसको एटॉमिक वेट से तुम्हारा डिवाइड करेंगे। तो 80 बाय कार्बन का मास 12, यहां पर 20/1, बराबर है कि नहीं। तो इसको देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो देखो कितना हो जाएगा। ये 4 से तुम डिवाइड करो तो 4 3 जा 12 और 4 तुम्हारे पास 24 जा 80। तो ये आ गया 20/3 और ये आ गया 20:1। फिर अगला हमको क्या करना है, रिलेटिव रेशियो निकालना है। रिलेटिव रेशियो कैसे निकालेंगे, तुम्हारे पास सबसे पहले यहां पर मोल्स निकालने के बाद चेक करना है कि जो लोवेस्ट है वो कौन है। कार्बन के जो मोल्स हैं और यहां पर जो हाइड्रोजन के मोल्स हैं, इनमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू किसकी है, यहां पर ये क्या है, लोवेस्ट है, हाँ है ना। तो क्या करोगे, उससे हर एक के अंदर डिवाइड करोगे। कार्बन और हाइड्रोजन थे, उन दोनों को मैंने क्या कर दिया, जो लोवेस्ट वैल्यू था उनसे डिवाइड कर दिया। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी, और ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3। क्या ये जो तुम्हारे पास रिलेटिव रेशियो आया, इसी को हम क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो। ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो क्या है, 1 और 3 का, बराबर है, दोनों इंटीजर है, हाँ है ना। अगर मान लो ये 3.5 आता, मान लो ये अगर 3.5 आता तो हमको इसको इंटीजर बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अब यहां पर देखो ध्यान से,
तो फॉर्मूला क्या आ गया, कार्बन कितने हैं बेटा 1 और हाइड्रोजन कितने 3, मतलब जो CH3 है वो क्या है, इस केमिकल कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए ऑल्सो कैलकुलेट, इसी में आगे दे देता हूं, ऑल्सो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF इफ मॉलिक्यूलर मास इज 30। तुमको क्या करना है, इसी के आगे मैंने सेकंड पार्ट दे दिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी कैलकुलेट करो। अगर मॉलिक्यूलर मास 30 है तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब भी कैलकुलेट करवाएगा तो मॉलिक्यूलर मास हमेशा दिया जाएगा। तो मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला मेरे पास आ चुका है, यही क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला। तो तुम्हारे पास n का वैल्यू नहीं पता, n का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास बराबर है। अब इंपेरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास कहां से आएगा, जो हमने इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया है उसका मास। इंपेरिकल फॉर्मूला कौन है CH3, CH3 का मास कितना, कार्बन का 12 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 15। तो तुम्हारे पास 30 अपॉन 15 कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब n का वैल्यू अगर 2 आ चुका है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, C2 टाइम्स CH3 मतलब C2H6। समझे कि नहीं, तो ये क्या आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या आया बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चंस को सोल्व करना है इंपेरिकल फॉर्मूले के। तो क्या दिया रहेगा, जनरली तुम्हारे पास जो भी एलिमेंट है, देखना जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, यहां पर जो भी एलिमेंट रहेंगे सबसे पहले उनको लिखना है। यहां पर हमारे पास केवल 2 एलिमेंट्स थे, 2 से ज्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उन एलिमेंट्स को लिखा, फिर उन एलिमेंट्स का जो परसेंटेज दिया है, समझे कि नहीं, जो परसेंटेज या फिर उनका जो मास दिया रहेगा उस मास को हम लोग यहां पर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, उनके मोल्स लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली मोल्स दिए रहेंगे तो हमारा ये वाला जो बीच का जो है ये वाला क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हम डायरेक्टली यहां पर पहुंच जाएंगे मोल्स के अंदर में। ठीक है, फिर यहां पर जब मोल्स निकालोगे तो चेक करोगे जो लोवेस्ट वैल्यू है, यहां पर कौन आया था 20/3, इस वैल्यू से हर एक के अंदर डिवाइड करोगे तो 20/3 अपॉन 20/3 कितना आ गया 1। यहां पर हमने डिवाइड किया 20 अपॉन 20/3 कितना आ गया 3। देखो मैंने यहां पर पूरी कैलकुलेशन नहीं की, बराबर है कि नहीं, अगर पूरी कैलकुलेशन करोगे तो ये तुम्हारे पास बहुत गंदा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो उससे तुम्हारे पास जो कैलकुलेशन है, तुम्हारे पास क्वेश्चन जो है गंदा जा सकता है, बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, फिर जो ये रेशियो आया 1:3 का, क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है, होल नंबर्स का रेशियो है, तुम्हारे पास बिल्कुल है। तो इन्हीं को फिर क्या करना है, कार्बन का कितना आया बेटा 1, हाइड्रोजन का कितना आया 3, उन्हीं ये जो सिंपलेस्ट रेशियो जो इंटीजर आया उनको उनके सबस्क्रिप्ट में लिख देना है और तुम्हारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। फटाफट नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिख लिए सबने, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए केमिकल कंपाउंड containing carbon,
हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, या फिर कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन 9:1:3.5 रेशियो, ठीक है। कैलकुलेट इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला EF एंड molecular formula MF if molecular mass is 108। अगर मॉलिक्यूलर मास 108 है तो तुमको इंपेरिकल और केमिकल फॉर्मूला कैलकुलेट, सॉरी इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। क्या दिया है क्वेश्चन में कि तुम्हारे पास इस बार 3 एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर के बना है, वो कौन कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। इस बार इनका रेशियो दिया है, तो कैसे सॉल्व करना है देखिए। फिर से क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? उन्हीं एलिमेंट्स को लिखोगे। क्या करोगे? सबसे पहले उन एलिमेंट्स को लिखोगे जो तुमको दिए हुए हैं। कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। किस रेशियो में दिए हैं? कार्बन है 9, हाइड्रोजन इज 1 एंड नाइट्रोजन किस रेशियो में? 3.5, ठीक है। कुछ नहीं बोला है, सिंपल तुम्हारे पास इन या फिर इन तुम्हारे पास मास रेशियो, ठीक है। इस मास रेशियो के अंदर तुम्हारे पास आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? वो जो रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो को लिख दिया, ठीक है, हर एक एलिमेंट के सामने। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप होगा इस टेबल में, वो क्या रहेगा? उनके मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मोल्स के लिए क्या करेंगे? जो भी तुम्हारे पास उनका मास रेशियो दिया है उसमें क्या करेंगे? उनके मॉलिक्यूलर मास से या फिर एटॉमिक मास से यहां पर डिवाइड करेंगे। तो 9 बाय कार्बन का कितना? 12, ठीक है। 1 अपॉन हाइड्रोजन के लिए कितना? 1, तो नाइट्रोजन के लिए 3.5 अपॉन 14। तो इसको देखो थोड़ा सा सोल्व करो, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये कितना? 1, और 3.5 अपॉन 14 है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? देखो 3.5 को मैं लिख सकता हूं 7/2 इंटू 14, तो देखो तुम्हारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4, ठीक है। तो सबका हमने क्या कर लिए? मोल्स कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद क्या करोगे? अगला स्टेप हमारा क्या होता है? जो लोवेस्ट हैं उससे सबके अंदर डिवाइड करना है। तो जो लोवेस्ट है वो कौन है? ये क्या है तुम्हारे पास? लोवेस्ट है। तो इससे क्या करोगे? सबके अंदर डिवाइड करो। तो 3/4 अपॉन 1/4, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए 1 अपॉन 1/4 और यहां पर 1/4 अपॉन 1/4, ठीक है। तो 4 से 4 कट गया, तो ये कितना आया? 3। ये तुम्हारा 4 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो ये 4 हो गया और ये कितना हो गया? 1। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो है इंटीजर्स का वो कितना है? 3:4:1। क्या कोई फ्रैक्शन में है क्या? नहीं है। तो तुम्हारे पास अब इंपेरिकल जो फॉर्मूला आया वो कितना आया? कार्बन के कितने एटम्स है बेटा? 3, हाइड्रोजन के कितने? 4 और नाइट्रोजन के कितने? 1। तो ये आ गया हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हो चुका है, इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा कैलकुलेट हो चुका है। देन तुमको क्या करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब N का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो N की वैल्यू के लिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास, उससे तो तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर मास तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है 108। एक काम करते हैं, इंपेरिकल मास कहां से कैलकुलेट करेंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला से। तो इंपेरिकल मास, जो इंपेरिकल मास आएगा वो कहां से आएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला से। कितना आ जाएगा बेटा? कार्बन कितने? 3 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितने? 4 इंटू 1 प्लस 14, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 48 प्लस 4 प्लस 36 है ना ये? 36 प्लस 4 कितने? 40, 40 प्लस 14 कितना हो गया? 54, ठीक है। तो यहां से मॉलिक्यूलर मास कितना? 108 अपॉन 54। तो ये वैल्यू डिवाइड करके कितनी आ गई? 2, ठीक है।
अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 टाइम्स किसका, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो यहां से जो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास आया, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया, वो कितना आ गया बेटा, C6H8N2 बराबर है। तो देखो तरीका वही है, हर एक बार यही सब करना है। एक काम करो, फटाफट नोट करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया सबने? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए सैंपल कंटेन्स 9.81 ग्राम जिंक। क्या, एक सैंपल है जिसमें 9.81 ग्राम कौन है, जिंक है। देन तुम्हारे पास 1.8 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ क्रोमियम एंड 0.6 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला करिए। बना लेते हैं, उसके बाद चलेंगे थोड़ी देर के बाद। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां पर जिंक है, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है। उसके बोल रहा है कि एक सैंपल है जिसके अंदर इन एलिमेंट्स के इतने 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 कुछ कुछ प्रेजेंट है। इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, टेबुलर फॉर्म के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको लिखोगे। कौन कौन से एलिमेंट है, जिंक है, क्रोमियम है, क्या हो गया, जिंक है, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है, बराबर है। जिंक का यहां पर क्या दिया है, देखो तीनों के लिए अलग अलग चीजें दी हुई है। तो जिंक के लिए क्या है, 9.81 ग्राम यहां पर मास दिया हुआ है जिंक का। क्रोमियम के नंबर ऑफ एटम्स हैं 1.8 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स दिए हैं, बराबर है कि नहीं। तो यहां पर जो हमारे पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हो सकता है, मास मैंने बोला था, यहां पर हो सकता है एटम्स, ये सब चीजें पहले कॉलम के अंदर लिखना है। फिर ऑक्सीजन के लिए क्या दिया है, 0.6 ग्राम एटम, ठीक है। तो उसके बाद हमको पहले जो जो दिया है उनका वो लिख लिया हमने। सेकेंड कॉलम में हमको क्या करना होता है, यहां पर मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो जिंक के लिए मास दिया हुआ है बेटा 9.81, तो उसके लिए अगर हमको मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल जिंक के एटॉमिक मास से डिवाइड करके। अब अगर जिंक का एटॉमिक मास नहीं पता है तो बता देता हूं, जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है, 65, ठीक है। तो क्या किया, जिंक के सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब मैं क्या करूंगा, क्रोमियम के लिए नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स से मोल्स कैसे निकालते हैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके। तो 6 इंटू 10 की पावर 23। देखो अब 6.022 नहीं लिखेंगे, क्यों, अराउंड मेरे को यहां पर 6 दिख रहा है ये, तो मेरे को सिंपल कैलकुलेशन बना करके चलना है। क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन बिल्कुल बना के चलना है। और ऑक्सीजन के लिए क्या दिया है, 0.6 ग्राम एटम। अब याद करो मैंने बताया था, कभी ग्राम एटम लिखाओ, ग्राम मॉलिक्यूल लिखाओ, ग्राम आयन लिखाओ, इनका डायरेक्टली मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ मोल्स। मतलब ऑक्सीजन के लिए तो 0.6 ग्राम एटम है, इसका मतलब उसके लिए ऑलरेडी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं। मतलब ऑक्सीजन के मोल्स कितने, 0.6।
तो इसको थोड़ा सा सोल्व करो। 10 की पावर 23 है, 10 की पावर 23 है, ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। 6 3 जा 18, तो ये कितना आएगा 0.3, ये कितना 0.6। इसको डिवाइड करो तो ये तुम्हारे पास अराउंड 65, 2 पॉइंट को हटा दो तो तुम्हारे पास 65 वन जा, पहले 0.65 वन जा 65, देन तुम्हारे पास कितने बचे 33, 331 तो 65 5 जा 6 पंजो 30 25, हाँ तो अराउंड 0.15, ये वैल्यू कितनी आ गई 0. थोड़ा सा डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी अराउंड 0.15, ठीक है। अब अगला हमारे पास स्टेप क्या होता है, इसमें चेक करना है, जब मोल्स निकाल लिए उसके बाद चेक करना है सबसे लोवेस्ट वैल्यू किसकी है। तो ये तुम्हारे पास क्या है लोवेस्ट है, यही है लोवेस्ट। तो इससे क्या करना है सबके अंदर डिवाइड करना है 0.15 अपॉन 0.15, फिर यहां पर 0.3 डिवाइडेड बाय 0.15, फिर ऑक्सीजन के लिए 0.6 अपॉन 0.15, तो ये कितना आ गया बेटा 1, ये कितना आया 15 2 जा 30 होता है, तो तुम्हारे पास ये कितना आ गया 2, इसका डबल है ऊपर में, और 15 4 जा 60, तो तुम्हारे पास 0.15 का 4 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा 0.6, तो ये कितना है 4। मतलब सिंपल इंटीजर्स का रेशियो कितना है 1:2:4। तब क्या लिख दोगे फॉर्मूला, तो इंपेरिकल फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया बेटा Zn कितने हैं 1, Cr कितने हैं क्रोमियम 2 है, Cr2 ऑक्सीजन कितने 4, ZnCr2O4, ये हमारे पास आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो। लिख लिया सबने, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, फटाफट नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखो देखो, द नंबर of chromium and oxygen atoms are 4.8 into 10 की पावर 10 and 9.6 into 10 की पावर 10 respectively calculate the empirical formula, फटाफट कैलकुलेट करो। क्वेश्चन क्या है कि तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, उसके अंदर क्रोमियम और ऑक्सीजन एटम्स हैं, ये क्वेश्चन में दिया है, और क्रोमियम और ऑक्सीजन एटम्स के नंबर कितने हैं 4.8 इंटू 10 की पावर 10 नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं 9.6 इंटू 10 की पावर 10, और रेस्पेक्टिवली बोला है, मतलब पहला जो नंबर दिया है वो क्रोमियम का है, दूसरा जो नंबर दिया है वो किसका है ऑक्सीजन का। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। क्या दिया है इस बार नंबर ऑफ एटम्स, क्या दिए हैं नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है, यही दो एलिमेंट्स हैं, इनके लिए क्या दिया नंबर ऑफ एटम्स, तो यहां पर इसके यहां पर मैं और क्या लिख सकता हूं, और नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो यहां पर कितने नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं 4.8 इंटू 10 की पावर 10, और ऑक्सीजन के लिए कितने नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं बेटा 9.6 इंटू 10 की पावर 10 बराबर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मोल्स के लिए यहां पर क्या दिया है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स से मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके, तो वो कितना आएगा 4.8 इंटू 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय
6 इंटू 10 की पावर 23 और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे 9.6 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23 बराबर है। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करो। तो ये पॉइंट हटा रहा हूं, तो पॉइंट हटाने पर क्या बचेगा 10 48 ये कितना हो जाएगा 6 6 जा 36 6 7 जा 42 और 6 8 जा 8 चौका 48 हाँ 6 8 जा 48 तो ये कितना आएगा 8 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर 23 हाँ है ना। तो 10 की पावर 9 है और ये 10 की पावर 23 है तो कितना बचेगा यहां से 9 घटा दो तो 10 की पावर 14। इसको मैं सिंपल मोल्स में कैसे लिख दूंगा 8 इंटू 10 की पावर -14 बराबर है। इसको थोड़ा सा सोल्व करो तो देखो 6 डिवाइड करोगे तो 6 1 जा 6 फिर 3 6 6 जा 36 तो ये आ गया बेटा 16 इंटू फिर से 10 की पावर -14 समझे। सिंपल कैलकुलेशन है ज्यादा टफ नहीं है सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब देखो दोनों के मैंने क्या कर लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब तुम चेक करो सिंपल कि नंबर ऑफ मोल्स किसके सबसे कम है वो किसके हैं और क्रोमियम के लोवेस्ट वही है। तो तुम्हारे पास उससे क्या करोगे सब में डिवाइड कर दोगे तो 8 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर -14 यहां पर क्या करोगे 16 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन 8 इंटू गड़बड़ी तो नहीं किया मैंने हाँ 8 इंटू 10 की पावर -14 तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया ये सिंपल 1 आ गया और ये कितना आ गया 2 बराबर है। कोई क्वेश्चन में हाँ सही है। तो सिंपल इंटीजर्स का रेशियो आ गया 1:2 तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या हो गया CrO2 ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला में। चलिए एक और अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट इसको नोट करो। लिख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ए कंपाउंड contains potassium K, chromium and oxygen। a compound है potassium, chromium and oxygen। the percentage of chromium या फिर potassium is 26.6% and percentage of oxygen is 38%। calculate its empirical formula। क्या है एक केमिकल कंपाउंड है उसमें कौन कौन है पोटेशियम क्रोमियम और ऑक्सीजन है और उसमें जो परसेंटेज है ऑफ पोटेशियम वो कितना है 26.6% एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वो कितना दिया है 38%। इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो देखिए पोटेशियम का परसेंटेज दिया है ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्रोमियम का परसेंटेज नहीं दिया बराबर है कि नहीं। तो जो सारे जो भी कंपाउंड होगा उसमें पोटेशियम क्रोमियम और ऑक्सीजन इन तीनों का परसेंटेज मिलाकर के कितना होना चाहिए 100%। तो अगर 2 का परसेंटेज दिया है तो तुम्हारे पास तीसरे का परसेंटेज निकाल सकते हैं क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करोगे 100 माइनस उन दोनों का परसेंटेज को ऐड कर दो ठीक है और फिर तुम्हारे पास यहां पे डायरेक्टली परसेंट दिए हैं तो क्या करोगे मोल्स कैलकुलेट करते करते सोल्व करोगे। चलिए सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले तरीका वही है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं पोटेशियम है क्रोमियम है और ऑक्सीजन है। जो जो एलिमेंट्स दिए हैं उन सबको हमने सबसे पहले लिख लिया। पोटेशियम के लिए परसेंटेज दिया है कितना 26.6
6 बराबर है। ऑक्सीजन के लिए परसेंटेज दिया है बेटा 38। तो क्रोमियम के लिए कैसे निकालेंगे? 100 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम्हारे पास 30 और 20 50 और 8 होचे 14 तो 64.6 ये है। तो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना बचेगा? कितना बचेगा? 100 में से 64.6 माइनस करोगे तो 30 और 5 35 तो 35.4। ठीक है, तो तीनों के हमारे पास परसेंटेज आ गए। अब उसके बाद क्या करोगे? हर एक के मोल्स कैलकुलेट करोगे। तो तुम्हारे पास सबसे पहले पोटेशियम का परसेंटेज है तो उसके मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? 26.6 अपॉन पोटेशियम के मॉलिक्यूलर सॉरी उसका एटॉमिक मास, वो कितना होता है? 39। हो सकता है कई लोग 19 ले लेंगे, तो 19 उसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास नहीं होता है। क्रोमियम का परसेंटेज कितना है? 35.4 और उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 52। कितना होता है? 52। ऑक्सीजन का परसेंटेज है 38, उसका एटॉमिक मास 16। ठीक है, अब बोलोगे यहां से कितना गंदा कैलकुलेशन है, इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो बेटा थोड़ा अप्रोक्सीमेट सोल्व कर सकते हैं, समझे कि नहीं? तो देखो 13 टू जा कितना होता है? 6, 13 3 जा 39। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? सिंपल 13 से देखो डिवाइड हो रहा है 13 टू जा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करने के लिए मैं क्या लिख दूंगा? 2/3 लिख सकता हूं कि नहीं? ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है बार बार? ठीक है, अब तो सही हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारे पास? 13 टू जा 26। अप्रोक्सीमेटली मैं सोल्व कर रहा हूं तो ये कितना? 2/3, जिसको मैं क्या लिख दूंगा? 0.67 बराबर है कि नहीं? ठीक है, फिर ये कैसे सोल्व करोगे? तो देखो अब इसको सोल्व कैसे करें? तो 17 देखो 17 एकम 17 नहीं, हाँ 17 1 जा 17, 17 टू जा होता है अप्रोक्सीमेटली 34 और 17 3 जा 50, 17 थी 51, 51 बराबर है कि नहीं? 3 गुना। तो ये तुम्हारे पास देखो ये लगभग 2 गुना है और ये लगभग 3 गुना, तो इसको भी मैं अप्रोक्सीमेटली 2/3 बराबर है कि नहीं? 17 3 जा 51 होता है और 17 2 जा होता है 34। तो मैं डिवाइड करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली क्या मैं लिख सकता हूं इसको? 0.67, वो भी अप्रोक्सीमेट। अगर तुमको ज्यादा सोल्व करना है, तुमको अगर एग्जाम में टाइम ज्यादा लगाना है तो तुम प्रॉपर सॉल्विंग के साथ जा सकते हो, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया, क्योंकि हमारे एग्जाम में टाइम कम है उसके लिए मैं बता रहा हूं, तो इसको मैंने अप्रोक्सीमेट सोल्व करके चला। ठीक है, अब यहां पर देखो ये तुम्हारे पास 16 टू जा कितना होता है? 32 है ना? तो ये तुम्हारे पास 2 पॉइंट, फिर कितना बचा? 6 बचा। 16 टू जा 32, 6 बचा पॉइंट, फिर 0, 16 4 जा होता है 64। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 2.4 लिख दूं बोलो? तो क्या हो गया? ये अप्रोक्सीमेटली 2.4। ओके, अब हमारे पास मोल्स आ चुके हैं, तो क्या करोगे? इसको थोड़ा 0.67 के 0.68 थोड़ा सा जस्ट बढ़ाएगा ना, 0.68 थोड़ा सा मैंने जस्ट बड़ा लिख दिया। क्या करोगे? सबसे लोवेस्ट कौन है? यही वैल्यू है, लोवेस्ट से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो 0.68 अपॉन 0.68, यहां पर भी क्या करोगे? 0.68 अपॉन 0.68, 2.4 अपॉन 2/3 या फिर 0.68। देखो थोड़ा और सोल्व, सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करूंगा? 2/3 अपॉन 2/3, 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3, फिर 2.4 डिवाइडेड बाय 2/3। ये कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? 1। इसको सोल्व करो तो ये तुम्हारे पास ऊपर में जाएगा 2.4 इंटू 3/2, तो 1.2 इंटू 3 कितना? 12×36 3.6 बराबर है। तो ये फ्रैक्शन में है, ये तो तुम्हारे पास इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो क्या करें? 2.4, हाँ तो ये कितना है? 3.6।
बराबर है कि नहीं? तो सोल्व करोगे तो हमारा पास जो वैल्यू आएगा ये अप्रोक्सीमेटली 3.5 आएगा। सोल्व करने पे तुम्हारे पास 0.68 से अगर डिवाइड करोगे तब भी चलो उसी से देख लेते हैं। 0.68 अपॉन 0.68, 0.68 अपॉन 0.68, 2.4 अपॉन 0.68। सबसे लोवेस्ट वैल्यू से मैं क्या कर दिया, मैंने सब में डिवाइड कर दिया। ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 1। और इसको देखो, ये तुम्हारे पास 6 4 जा होता है 24, बराबर है कि नहीं? तो फिर तुम्हारे पास ये जो है वैल्यू लगभग 3.5 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेटली 3.5 के आसपास आएगा। सोल्व कर लेना, ठीक है? सोल्व कर लेना, ये अप्रोक्सीमेटली 3.5 आएगा, ठीक है? अब तुम्हारे पास ये जो वैल्यू आया, क्या ये इंटीजर है? 3.5 मतलब तुम्हारे पास उसको इंटीजर बनाना पड़ेगा। तो इंटीजर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, तुम्हारे पास सबके अंदर इसको जो इंटीजर बनाने के लिए देखो 3.5 को मैं क्या लिखूंगा 7/2, मतलब सबके अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो मैं ये जो तुम्हारे पास है वो क्या है 1 और 1 और 7/2 है, तो सबके अंदर क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई। तो सिंपलेस्ट जो रेशियो है इंटीजर्स में वो कितना है 2, 2 और 7। मैंने क्या किया, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो तुम्हारे पास जो सिंपलेस्ट रेशियो आया वो क्या आया 2, 2 और 7। इंटीजर्स का रेशियो रखना है। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आ गए, फॉर्मूला क्या आ गया, पोटेशियम के कितने 2, K2, क्रोमियम के 2, Cr2, ऑक्सीजन के कितने 7, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, आगे जाकर के देखोगे कि तुम्हारे पास पोटेशियम के जनरली, क्रोमियम के इसके दो ही हमको कंपाउंड जनरली मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। एक होता है K2Cr2O7, एक होता है K2Cr O4। ठीक है, तो वही हमारे पास दो मेनली कंपाउंड्स होते हैं। अभी तुम लोगों को नहीं पता है इसलिए, वरना क्या है कि ऑप्शन में से तुम कई बार डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास था अगला क्वेश्चन। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए इसी के ऊपर बेस्ड, तो इसको फटाफट नोट करो। लिख लिया? चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास एक और। एन एलिमेंट फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स, an element forms two oxide, percentage of oxygen are 50% and 60% respectively. 60% respectively. The first oxide is MO. फर्स्ट ऑक्साइड जो है वो क्या है MO. डिटरमाइन द सेकेंड ऑक्साइड। डिटरमाइन द सेकेंड ऑक्साइड। एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बोला है यहां पर एलिमेंट M है। ठीक है, सिंबल उसका क्या है M, उसके बारे में क्या है कुछ पता नहीं है। बोल रहा है ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ मिलकर के दो कंपाउंड बना रहा है, उसी के दो कंपाउंड है और उसके अंदर जो पहला कंपाउंड है उसके अंदर कितना परसेंट है ऑक्सीजन का 50%, और जो दूसरा कंपाउंड है उसमें कितना है 60% रेस्पेक्टिवली। और जो फर्स्ट ऑक्साइड है वो क्या है MO। तो सेकेंड ऑक्साइड निकालना है। थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करेंगे। देखो अपने से दिमाग लगाने की कोशिश करो। मैं भले ही कितने भी क्वेश्चंस करवाता रहूं, कोई फायदा नहीं है उसका जब तक अपने से दिमाग नहीं लगाओगे। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले क्या है,
मान लेते हैं ये फर्स्ट जो ऑक्साइड है, फर्स्ट ऑक्साइड के केस में, अच्छा ऑक्साइड के अंदर है कौन कौन, मेटल है M, एलिमेंट जो है M, और ऑक्सीजन, यही दो है। फर्स्ट में क्या है कि 50% तो कौन है, M मेटल है, और 50% कौन है, ऑक्सीजन, बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे परसेंटेज दिया 50 और 50, उसके बाद हम क्या करते थे, ये उसका क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है, ठीक है। तो यहां पर 50 बाय, अब इसका एटॉमिक मास नहीं पता, मान लेते हैं इसका एटॉमिक मास A है, बराबर है कि नहीं, और यहां पर क्या 50/16। अब तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिंपल MO, इसका मतलब दोनों क्या है तुम्हारे पास इक्वल रेशियो में, 1:1 के रेशियो में, इसका मतलब ये दोनों क्या है, सिंपल MO अगर फॉर्मूला है तो सिंपल 1:1 के रेशियो में होंगे, 1:1 के रेशियो में है, इसका मतलब तुम्हारे पास 50/A और 50/16 है, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो 50 से 50 उड़ गया, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना आ गया, 16। अच्छा कोई हो सकता है ज्यादा बुद्धिमान जीवी, वो बोलेगा सर एटॉमिक मास सेम कैसे आ गया, बिल्कुल हो सकते हैं, समझे कि नहीं, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास सेम हो सकते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, आइसोबार्स, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स, ठीक है। तो वो एलिमेंट कौन सा है वो नहीं पता, लेकिन उसका बोला है एटॉमिक मास क्या है, 16। तो ये तो हमारे पास उससे पहले हमने करके क्या कर लिया, उसका एटॉमिक मास निकाल लिया। अब सेकेंड ऑक्साइड के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड ऑक्साइड के लिए सबसे पहले जो एलिमेंट है इसी टेबल की फॉर्म में, अब देखो इतना प्रैक्टिस हो गया, लिख लेंगे हम लोग, एलिमेंट्स कौन है, M और O, उसका ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 60%, बराबर है कि नहीं, तो उस एलिमेंट का परसेंटेज कितना होगा, 40, समझे कि नहीं। फिर क्या करेंगे, उसके मोल्स, तो वो कितने 40 अब उसका पहले वाले की हेल्प से हमने क्या कर लिया, उसका मास, एटॉमिक मास निकाल चुके हैं, यहां पर 60/16। तो इसको थोड़ा सा सोल्व देखो, ये कौन सा वैल्यू छोटा है, ये वैल्यू छोटा है, बराबर है कि नहीं, 40/16 क्या है, छोटा वैल्यू है कंपेरिजन टू 60/16, तो ये क्या है, लोवेस्ट है, बराबर है कि नहीं। तो तुम्हारे पास फिर इसी लोवेस्ट वैल्यू से क्या करोगे, सबके अंदर डिवाइड करोगे, 40/16 डिवाइडेड बाय 40/16, यहां पर 60/16 40/16, ये कितना है 1, ये तुम्हारे पास क्या बचेगा 6/4 मतलब 3/2, फ्रैक्शन में है, ये क्या है, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तभी तुम्हारे पास जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो क्या आएगा, इंटीजर्स में आएगा, बराबर है कि नहीं। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो क्या है, 2:3 का, क्योंकि ये क्या है 3/2 मतलब 1.5 फ्रैक्शन में है, तो तुम्हारे पास इसको सिंपलेस्ट रेशियो बनाने के लिए इंटीजर्स के क्या करना पड़ेगा, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई, तो 2:3। तो जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बना, M2O3, तो जो दूसरा ऑक्साइड है वो क्या है, M2O3, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, समझे कि नहीं। तो 5 से 6 क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने ऑलरेडी, इसके ऊपर जितने तरह के क्वेश्चंस हो सकते थे, ठीक है। तो यहां तक का हमारे पास जो बेसिक पार्ट होता है वो खत्म हो चुका है। अब अगली क्लास से हम लोग रिएक्शंस से स्टार्ट करेंगे, रिएक्शंस के जो स्टोइशियोमेट्री है उसको हम बेसिकली अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक का पूरा रिवाइज कर लो, मोल कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लो, ओके, चलिए।